नमस्कार, लाइव वर्सिटी एसएजी न्यूज पर नरेंद्र पांडे के साथ शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख सुर्खियां। सरगुजा के मैनपाट में 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ। 523 करोड़ से अधिक के 109 विकास कार्यों की सौगात। पर्यटन विकास के लिए विशेष घोषणाएं, महतारी वंदन योजना और नक्सल उन्मूलन पर सरकार का जोर। गृह विभाग की उपलब्धियां, आईसीजेएस प्रणाली में एकीकरण, पुलिस कर्मियों के लिए बीमा सुविधा, अवैध प्रवासियों, साइबर अपराध और नशे के कारोबार पर सख्त कार्रवाई। विश्व रेडियो दिवस पर रेडियो और एआई की संभावनाओं पर चर्चा। विपक्ष ने वन कटाई, कानून व्यवस्था और जल संकट को लेकर सरकार को घेरा। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने सरगुजा जिले के मैनपाट के 3 दिवसीय मैनपाट महोत्सव का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि यह आयोजन केवल उत्सव नहीं बल्कि सरगुजा की संस्कृति, अस्मिता और प्राकृतिक सौंदर्य को राष्ट्रीय मंच देने का अवसर है। आज 527 करोड़ रुपए का विकास कामों का लोकार्पण और भूमि पूजन हुआ है। 527 करोड़ का, इसमें 429 करोड़ के 81 कामों का शिलान्यास किए हैं और 98 करोड़ रुपए के 28 कामों का लोकार्पण हुआ है। ये क्षेत्र में सड़क, पुल, पुलिया, बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, हर क्षेत्र में इसका लाभ होगा। किया गया। मैनपाट में पर्यटन विकास के लिए 1 करोड़ रुपए और सीतापुर में सर्व सुविधा युक्त बस स्टैंड निर्माण की घोषणा भी की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के मंत्र को आधार बनाकर राज्य सरकार विकसित छत्तीसगढ़ की दिशा में आगे बढ़ रही है। महतारी वंदन योजना के तहत 70 लाख से अधिक महिलाओं को प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जा रही है। विकास और सुरक्षा के इस क्रम में मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में शांति स्थापना के प्रयासों का उल्लेख किया और जवानों के साहस को नमन किया। राज्य में विकास के साथ सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के प्रयासों पर उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने विस्तार से जानकारी दी। नया रायपुर में आयोजित पत्रकार वार्ता में उन्होंने बताया कि नए आपराधिक कानूनों के तहत आईसीजेएस प्रणाली में पुलिस अभियोजन, फोरेंसिक, जेल और न्यायालय को एकीकृत किया जा रहा है। दुर्ग और बिलासपुर मॉडल जिले के रूप में उभरे हैं। ई साक्ष्य, ऑनलाइन एफआईआर और ई कोड जैसी व्यवस्थाओं से न्याय प्रक्रिया में तेजी आई है। पुलिस कर्मियों के लिए 8 बैंकों के साथ समझौता कर सैलरी अकाउंट पर बिना प्रीमियम बीमा सुविधा दी जा रही है। बहुत आपको गंभीरता से इस बात को बताना चाहता हूं कि आईसीजेएस जो है ये इंटीग्रेटेड सिस्टम है सब कुछ ऑनलाइन करने के लिए। जब कोई एक प्रकरण होता है तो उस प्रकरण में एक काम पुलिस का होता है, एक काम प्रोसिक्यूशन का होता है, एक काम फॉरेंसिक का होता है, एक काम कोर्ट का होता है और एक काम जेल का होता है। एक प्रकरण में ये 5 हेड्स बनते हैं। इन 5 हेड्स को इंटीग्रेटेड करके इन 5 हेड को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर लाने का काम ये केंद्र के द्वारा किया गया। वहाँ किया तो गया, लेकिन यहाँ लागू करने के लिए सबसे पहले पूरे भारत के सभी राज्यों में से छत्तीसगढ़ ने आगे बढ़कर इस काम को किया। हमारे 2 जिलों में, दुर्ग में और बिलासपुर में, ये पूर्णतः लागू हो गया है और उसमें जितने भी हमको परेशानियां हुई उन सब का अध्ययन करते हुए आने वाले समय में सभी जगहों पर, सभी जिलों में इसको लागू हम लोग करेंगे। वो भी वेल विद इन द टाइम, मतलब 6 महीने के अंदर अंदर हम सारे ही जिलों में इसको लागू कर लेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्पेशली जब हम आईसीजीएस के अंतर्गत बात करते हैं पुलिस के संदर्भ में, तो एक बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर सीसीटीएनएस है, एक सॉफ्टवेयर ई साक्ष्य है और एक सॉफ्टवेयर मिडली पार है। ऐसे 3 सॉफ्टवेयर हैं। सीसीटीएनएस तो संबंधित सॉफ्टवेयर है, ये आप सबके ध्यान में है। जो विशेषता है वो ई साक्ष्य की है। ई साक्ष्य के लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पुलिस को बहुत बार अपमान का सामना करना पड़ता था कोर्ट में। जब कोई अपना बयान देने वाला व्यक्ति यह कह देता था कि मैंने ऐसा नहीं कहा, मुझे दबाव बनाकर लिखवाया गया, मेरे साथ मुझे दबाव करके मेरे से गलत बयानी कराई गई, या मैं नहीं जानता, ये मेरे हस्ताक्षर नहीं है, आदि आदि कहकर ये कोर्ट में प्रक्रियाएं बहुत सामान्य थी, आपको ध्यान है। इसके माध्यम से अब ई साक्ष्य जब लिया जाता है तो वीडियो करवा लिया जाता है और वो वीडियो जैसे ही हमारे इस पुलिस विभाग के सीसीटीएनएस या ई साक्ष्य में अपलोड होता है तो ये मेघराज ऐसा क्लाउड है भारत सरकार का, ये उस क्लाउड में होता है और उसको उसी समय इस सॉफ्टवेयर का जो एक 5वां वर्टिकल मैंने आपसे कोर्ट कहा,
कोर्ट के सिस्टम में वो दिखना शुरू हो जाता है। मैंने आज किसी विषय पर किसी का बयान हुआ, उसका वीडियो तुरंत ही कोर्ट में दिखना शुरू हो जाएगा। ये सिस्टम बना है और अब इसके कारण ये हुआ है, बहुत सारे पुलिस अधिकारियों का अब ये अनुभव होता है कि अब हमको कोर्ट में ऐसे गलत स्थितियों का सामना नहीं करना पड़ता है। मनोबल बढ़ा है पुलिस का, सम्मान बढ़ा है पुलिस का। इसमें 15 शहीद पुलिसकर्मियों के आश्रितों को 16 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता दी जा चुकी है। सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने हेतु अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की गई है। जैसे घुसपैठियों के संदर्भ में एसओपी जारी किया गया, क्योंकि घुसपैठिए के पास सारे ही डॉक्यूमेंट होते हैं, आपके पास नहीं होंगे उतने डॉक्यूमेंट उसके पास होते हैं, तो पहचाना कैसे जाए? तो पहचानने के लिए इंट्रोगेशन का एक प्रॉपर फॉर्मेट तैयार करके सबके बीच लाया गया। इंट्रोगेशन के उस फॉर्मेट के माध्यम से ये तय कराया जाता है कि ये व्यक्ति भारत का है अथवा भारत का नहीं है। अगर उचित ढंग से आया है या अनुचित ढंग से आया है, वो उचित ढंग से आए या अनुचित ढंग से आए, हम उसको उचित ढंग से ही बाहर भेजते हैं, उसमें पूरी प्रक्रिया का पालन करके। नागरिक अधिनियम के तहत 34 लोगों को देश से निष्कासित किया गया है। साइबर अपराधों पर कार्रवाई करते हुए 255 अवैध ऑनलाइन जुआ लिंक और पोर्टल बंद किए गए हैं। फर्जी सिम जारी करने वाले 165 संचालकों को गिरफ्तार किया गया है। कई जिलों में साइबर थाने का संचालन प्रारंभ हो गया है। नशे के व्यापार के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए संपत्तियों की जब्ती और नीलामी की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। सुरक्षा प्रयासों के साथ पुनर्वास नीति पर भी जोर दिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा निर्धारित 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद समाप्त करने के लक्ष्य की दिशा में राज्य सरकार कार्य कर रही है। बड़ी संख्या में माओवादी पुनर्वास का रास्ता चुन रहे हैं। 2 पंचायतों ने स्वयं को नक्सल मुक्त घोषित किया है। पुनर्वासित योजनाओं को प्रशिक्षण और आजीविका सहायता दी जा रही है। उन पुनर्वास केंद्रों में लोग हैं, अब तक उसमें से 1700 लोग कुल मिलाकर जा चुके हैं, जिसमें 410 महिलाएं भी थीं और अभी भी वहां 232 प्रशिक्षणरत हैं। उनकी अपनी प्रक्रियाएं हैं। पुनर्वास नीति जो छत्तीसगढ़ की है, उसकी प्रशंसा उस दिन सभी, जब आसपास के एक बैठक थी अभी, जब यूएचएम साहब आए थे, उसमें सभी आसपास के राज्यों के एसीएस होम भी आए थे और डीजीपीज भी आए थे। उनके बीच जब ये चर्चा हुई तो सबने इसको अप्रिशिएट किया, और वो इसलिए अप्रिशिएट किया क्योंकि बस्तर के भाव के अनुरूप वो है। वहाँ पर जो हमारे पुनर्वास केंद्र हैं, उसमें सप्ताह में एक दिन हम उनके घर परिवार वालों को ला करके दिन भर साथ रखते हैं, भोजन साथ करते हैं, दिन भर साथ रहते हैं। ऐसे ही जो पुनर्वासित हैं, वो लोग जेल में जाकर के अपने साथियों से मिलते हैं और उनसे बात करते हैं। जब पुनर्वासी जेल में जाते हैं तो उनके हाथ में केला और मिठाई होता है, फल और मिठाई होता है, कुछ ना कुछ वो दे करके आते हैं उनको, और पूछ कर आते हैं कि अगर जंगल से पुनर्वास हो सकता है तो जेल से भी पुनर्वास हो सकता है। विष्णुदेव जी की सरकार इस बात को मानती है, और इसलिए अगर आप भी तैयार हो तो बताएं। उसमें से जो भी तैयार होते हैं उनको हम पेरोल पर वापस पुनर्वास केंद्र में ला करके एक दिन रखते हैं और फिर से वापस ले जा करके उनके जमानत हो जाए, इसके लिए हम लोग पूरी कोशिश करते हैं। इन पुनर्वासी जितने लोग हैं, नौजवान उसमें हैं, उनके घर परिवार वाले जब आते हैं तो उनको बताया जाता है कि भी इनकी अगर शादी करनी हो तो एक साथ यहाँ सबकी शादी भी कराई जा सकती है। जहाँ जहाँ आपका अपना संबंध होता है, सरकार उसके लिए तैयार है। मैं हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का नारायणपुर भी प्रवास हुआ था और नक्सल जोड़ों का सामूहिक विवाह वहां पर हुआ है। विकास और तकनीक की इस श्रृंखला में राजधानी रायपुर में विश्व रेडियो दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए और वंदे मातरम के नए संस्करण का विमोचन किया। उन्होंने कहा कि रेडियो और एआई का संयोजन सूचना प्रसार की नई दिशा देगा। कृषि, मौसम और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी अधिक सटीक और त्वरित ढंग से पहुंचाई जा सकेगी। इसी बीच प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने वन कटाई और जल संकट को लेकर सरकार पर आरोप लगाए। उन्होंने तमनार और हसदेव क्षेत्र में पेड़ कटाई के प्रस्तावों पर सवाल उठाए। देखिए, अगर 17 से अगर 35 बाघ हुए हैं तो उनको बधाई, अच्छा है, लेकिन वन क्षेत्र में बढ़ोतरी कहाँ हुआ है? लगातार तो जंगलों को काटा जा रहा है। जब से सरकार बनी है, शपथ ग्रहण के दूसरे दिन से जंगलों की कटाई हो रही है, और कई तमनार में कई पेड़ कट गए, हसदेव में कई पेड़ कट गए। अभी 6 लाख से अधिक पेड़ कटने का प्रस्ताव सरकार के पास है। मतलब ये सिर्फ छत्तीसगढ़ की जनता को
ये सरकार, मुख्यमंत्री और वन मंत्री झूठ बोलने का काम कर रहे हैं कि वन क्षेत्रों में बढ़ोतरी हुई है। बढ़ोतरी कहीं नहीं हुई है। पूरे प्रदेश के चारों तरफ जंगल कटाई चल रहा है अपने चहेते उद्योगपतियों को अपने खनिज संसाधन को सौंपने के लिए, और प्रदेश की जनता को झूठ बोलने का काम कर रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने अवैध प्रवासियों की सूची सार्वजनिक करने की मांग की और कानून व्यवस्था की स्थिति पर चिंता व्यक्त की। ये बांग्लादेशी छत्तीसगढ़ में कब से रह रहे थे? 2014 के बाद आए थे या 14 के पहले आए थे? ये 14 के बाद आए थे तो क्या इन्होंने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखा कि देश में कैसे बांग्लादेशी घुसपैठिए आ गए? पहली बात। दूसरी बात, इन बांग्लादेशियों को जो आपने डिपोर्ट किया, तो इनकी सूची आप सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं कि बांग्लादेश के कौन से जिले से आए थे? ये सिर्फ पॉलिटिकल प्रोपोगंडा है। भाजपा नेता ओपी चौधरी ने आगामी राज्यों के चुनाव में पार्टी के बेहतर प्रदर्शन का दावा किया है। आसाम की बात हो, केरल की बात हो, तमिलनाडु की बात हो, इन सभी जगहों भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के लीडरशिप में, वहाँ की स्थानीय लीडर्स की लीडरशिप में बहुत बम्पर जीत है। पूरे भारत देश की जनता इस बात को जान चुकी है, समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ही भारत देश का कल्याण हो सकता है, भारत सुपर पावर, आर्थिक महाशक्ति बन सकता है। अब एक नजर कुछ अन्य समाचारों पर। राजधानी में स्वच्छता को जन भागीदारी से जोड़ने की दिशा में रायपुर नगर निगम ने विशेष अभियान शुरू किया। महापौर मीनल चौबे, स्वास्थ्य विभाग अध्यक्ष गायत्री सुनील चंद्राकर और आयुक्त विश्वदीप के निर्देश पर विभिन्न जोनों के घर घर संपर्क नागरिकों को कचरा पृथक्करण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। जोन 7 में अध्यक्ष श्वेता विश्वकर्मा और जोन कमिश्नर राकेश शर्मा के मार्गदर्शन में सफाई कंपनी रामकी के प्रतिनिधियों के साथ टीमों ने वार्ड में पहुंचकर सैनिटरी और खतरनाक कचरे को सामान्य कचरे से अलग रखने की समझाइश दी। नागरिकों को पंपलेट वितरित कर बतलाया गया कि गीला और सूखा कचरा अलग अलग देने से न केवल पुनर्चक्रण की प्रक्रिया सरल होती है, बल्कि शहर को स्वच्छ और प्रदूषण मुक्त रखने में भी मदद मिलती है। अभियान के दौरान टोल फ्री नंबर की जानकारी भी दी गई ताकि स्वच्छता से संबंधित शिकायतों का त्वरित समाधान हो सके। वार्डवासियों ने स्वच्छ रायपुर के संकल्प को दोहराते हुए अभियान में सहयोग देने का भरोसा दिलाया। नगर निगम का कहना है कि यह अभियान केवल सफाई तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि व्यवहार परिवर्तन की दिशा में एक निरंतर प्रयास है, जिससे शहर को सतत स्वच्छता मॉडल के रूप में विकसित किया जा सके। इधर मादक पदार्थों से जुड़े मामलों की प्रभावी जांच और न्यायालय में दोष सिद्धि सुनिश्चित करने के उद्देश्य से राजनांदगांव पुलिस लाइन स्थित मंगल भवन में एक दिवसीय कार्यशाला की आयोजन किया गया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य एनडीपीएस अधिनियम के तहत दर्ज मामलों में सुदृढ़ दस्तावेजीकरण, साक्ष्य संधारण और केस डायरी लेखन को और अधिक मजबूत बनाना था। पुलिस महानिरीक्षक बालाजी राव और पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने अधिकारियों को संबोधित करते हुए कहा कि मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई केवल गिरफ्तारी तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि न्यायालय में ठोस प्रमाण प्रस्तुत कर दोष सिद्ध सुनिश्चित करना भी उतना ही आवश्यक होता है। विशेषज्ञ अधिकारियों डीडीपी के चतुर्वेदी, डीपीओ मनोज सिंह और निरीक्षक अनिल कुमार ने एनडीपीएस की महत्वपूर्ण धाराओं, जब्ती प्रक्रिया, फोरेंसिक रिपोर्ट की भूमिका और न्यायालयीन चुनौतियों पर विस्तृत मार्गदर्शन दिया। 4 जिलों से आए लगभग 90 अधिकारियों ने कार्यशाला में भाग लिया। इस अवसर पर 18 सफल एनडीपीएस प्रकरणों के विवेचकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया, जिससे अन्य अधिकारियों को भी प्रेरणा मिली। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि ऐसे प्रशिक्षण कार्यक्रमों में नशे के कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण और न्यायिक प्रक्रिया में मजबूती आएगी। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। ताजा समाचारों के लिए सुनते रहिए लाइव यूनिवर्सिटी SCG न्यूज पर। नरेंद्र पांडे को नमस्कार।